याद करते हैं कि प्रिज्म जो है कैसे 7 रंगों में विभक्त कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि प्रिज्म जो है 7 रंगों को कैसे विभक्त कर रही है। जब टॉरच से प्रकाश बाहर जा रहा है तो 7 रंगों में विभक्त करने का काम कर रही है, जैसे ये प्रिज्म से प्रकाश निकल रही है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रंजीत कुमार, एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज प्रकाश के अपवर्तन का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बता चुके हैं। उस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स बता चुके हैं और अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है उसके बारे में बता चुके हैं, और साथ ही साथ पानी में रखी हुई तिरछी छड़ी मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, मछली कम गहराई में क्यों दिखाई प्रतीत होती है, इसके साथ साथ क्रांतिक कोण क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, हीरा ज्यादा क्यों चमकता है, टूटी हुई शीशा क्यों ज्यादा चमकती है, इन सारे तमाम टॉपिक के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स बता चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल्स जानेंगे पार्श्विक विस्थापन क्या है, अपवर्तनांक क्या है और इसके साथ साथ प्रिज्म क्या है। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हर बार हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे टॉपिक को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्श्विक विस्थापन की ओर, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता चुका है कि प्रकाश का अपवर्तन के लिए कौन कौन सा किरण निकलती है और कहाँ कहाँ से निकलती है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये जो आकृति बनाए हैं ये कांच का आकृति है। क्या है? कांच। और ये कांच हवा में रखी गई है, तो ऊपर भी हवा और नीचे भी हवा। अब बताइएगा, कांच और हवा इन दोनों में कौन सघन है कौन विरल है। तब आसानी से जान पाए होंगे, जो पदार्थ काड़ा होता है वो सघन होता है और जो पदार्थ एकदम मुलायम होता है वो विरल होता है। तो हवा इसकी अपेक्षा मुलायम है, तो ये मुलायम हो गया तो विरल, ये भी क्या हो गया? विरल। अब देखिएगा यहाँ पर प्रकाश के जब अपवर्तन बता रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि किसी दिशा से किरण आती है, वही वाला इसमें भी नियम का पालन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब ये तो किरण आ रही है। अब बताइए कि अगर ये हवा ही टोटल रहता है, यानी कि कांच, ये वाला कांच नहीं रहता है, तो प्रकाश सीधे नहीं निकल जाती है, सीधे एकदम निकल जाती है। यहाँ पर सीधे निकाल देते हैं, टूटी हुई रेखा में सीधे निकाल दिए यहाँ पर। अब देखिएगा, अगर प्रकाश हमारा हवा से सघन माध्यम में जा रही है, यानी कि अब जो है दिशा इसका परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि प्रकाश के चाल में परिवर्तन होगा। हवा में प्रकाश के चाल 3 लाख होती है और कांच में 2 लाख होती है, तो यहाँ पर प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तेज स्पीड से कम स्पीड में जाती है तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब यहाँ पर नामकरण कर देता हूँ। अब देखिए, ये जो प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो पिछले वीडियो में बता चुके थे, आपको याद होगा कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, ये अभिलंब में प्रकाश जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन यहाँ से न जाकर यहाँ से प्रकाश आ जाती है। अब देखिएगा, यही इसका उल्टा काम होगा। अब जो प्रकाश सघन से विरल माध्यम में निकलेगी, उल्टा यहाँ इसके अपेक्षा यहाँ पर अब उल्टा होगी। तो 2 माध्यम है तो यहाँ पर भी अभिलंब हम खींचेंगे। प्रकाश अगर 2 माध्यम नहीं रहता तो सीधे निकल जाती, टोटल कांची रहता है तो टोटल सीधे निकल जाती। लेकिन इसमें अब क्या होगा, ये अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश कहाँ से निकल रही है? सघन से निकल रही है और विरल माध्यम में जाएगी। जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो मुड़ गई, यहाँ पर अभिलंब की ओर दिशा दे दी हम यहाँ पर इधर। अब देखिए, ये जो रेखा है अगर पूरी तरह से कांच नहीं रहता तो सीधे यहाँ पर नहीं निकलती, टूटी हुई रेखा यहाँ पर दे देते हैं हाई वाला मेन। अब देखिएगा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, टोटल हम बता चुके, अब समझना है। देखिए, जो प्रकाश ये सीधा हम यहाँ पर भेज देते हैं, कांच नहीं रहता तो कहाँ निकलता है? यहाँ निकलता। कांच होने की वजह से कहाँ निकल रहा है? यहाँ निकल रहा है, यानी कि बीच में हाथ में कुछ दूरियां है, यही दूरिया को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। इस दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। ध्यान से एक बार बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पहले समझिए, ये जो किरण है अगर कांच नहीं रहता तो सीधे प्रकाश की चाल चलती है हमेशा, तो यहाँ पर निकलती सीधे चलते चलते। लेकिन कांच की वजह से प्रकाश कहाँ निकल रही है? यहाँ पर निकल रही है। मतलब यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी जो जितना है उसी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे। देखिए, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये वाला निकलनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन निर्गत किरण कहाँ निकल रही है? यहाँ पर निकल रही है। तो इसका परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण ये वाला हो गया और निर्गत किरण ये हो गया। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं।
आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पार्श्विक विस्थापन आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपवर्तनांक के बारे में। देखिए अपवर्तनांक बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं होता, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये अगर प्रकाश की चाल आपको पता है हर माध्यम में, तो अपवर्तनांक भी बहुत ज्यादा इजी होता है। अपवर्तनांक का एक स्पेशल सूत्र हो जाता है। देखिए अपवर्तनांक को शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख होती है, हमेशा कितना होती है, 3 लाख होती है। 1 2 3 4 5 को जीरो दे दिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में मैंने पानी में प्रकाश की, आप पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो पानी में अपवर्तनांक यहाँ पर निकाल देंगे, या फिर शीशा में निकालना है। मान के चलिए शीशा में निकालना है, शीशा में प्रकाश की चाल अभी बताया 2 लाख होता है। 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लाख मैंने 2 लाख हो गया ये वाला, और शून्य प्रकाश की चाल 3 लाख होता है। तो अपवर्तनांक पूछेगा शीशा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आराम से निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, शीशा का अपवर्तनांक शून्य प्रकाश की चाल इतना होता है 3 लाख। 1 2 3 4 5। और किस माध्यम में अपवर्तनांक पूछ रहा है, शीशा में, तो शीशा में प्रकाश की चाल पता रहना चाहिए। अब देखिए 5 को जीरो से 5 को जीरो कट गया, 3/2 आ रहा है, तो 3/2 का 1 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो शीशा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.5। किलोमीटर प्रति सेकंड से यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा, कट जाएगा। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक का परिभाषा क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अपवर्तनांक का परिभाषा आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, और अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे किसी भी माध्यम का, किसी भी पदार्थ का, आपको पूरी तरह से डिटेल समझ में आई होगी। उसके लिए प्रकाश की चाल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, याद होना जरूरी है। तो उन सभी तमाम टॉपिक को जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, एक लिस्ट बनाकर यहाँ पर उतार दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। वायु में प्रकाश की चाल हमेशा पूछा जाता है, 1.003 होता है। पानी में 1.33 होता है। केरोसिन में 1.44, टार्पिन एक प्रकार के तेल होता है 1.47, बेंजीन में 1.31, बर्फ में 1.31, हीरा में 2.42। देखिए ये जो है कम से कम 3 को टॉपिक इसमें बेहतर है। एक वायु वाला अपवर्तनांक ये वाला, और उसके बाद पानी वाला, इसके बाद लास्ट हीरा वाला, ये हमेशा पूछे जाते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पदार्थ अगर मान के चलिए ठोस रहेगा, पहले तो गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। इस तरह से अपवर्तनांक जो है सबसे कम किस में रहती है, गैस में रहती है, उसके बाद द्रव में रहती है, उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, ठोस में। यानी कि बढ़ती जाती है। ठोस जितना भी पदार्थ कोई कठोर रहेगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा रहेगा। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम अपवर्तनांक वायु में होती है या निर्वात में होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपवर्तनांक के बारे में पूरी तरह से समझ पाए होंगे। गैस में अपवर्तनांक कम होता है, उसके ज्यादा द्रव में होता है, और द्रव से ज्यादा ठोस में होता है, क्योंकि जैसे ठोस बढ़ता जाएगा अपवर्तनांक भी बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। देखिए प्रिज्म में क्या होता है, 2 समतल दर्पण लगी होती है। ये दोनों समतल दर्पण एक विशेष कोण के साथ झुकी रहती है। देखिए यहाँ पर जो ओवर राइटिंग हम करेंगे तो आपको पता चलेगी कि 2 समतल दर्पण कौन है। एक ये इस साइड वाला समतल दर्पण, ये वाला साइड यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे, एक ये वाला, और दूसरा जो उधर वाला इसकी विपरीत साइड वाला। यहाँ पर आप आसानी से देखिएगा और इमेजिंग कीजिएगा तो पता चलेगा कि 2 समतल दर्पण हैं, और ये एक विशेष कोण के साथ झुकी रहती है, जिसका मान जो है 60 डिग्री होती है, 60 डिग्री। हालांकि प्रिज्म का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री ही होता है। कभी पूछेगा कोई प्रिज्म का कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इसका परिभाषा कैसे हो सकता है कि एक विशेष कोण पर झुकी 2 समतल सतह से घिरी बंद आकृति को प्रिज्म कहते हैं। एक विशेष कोण से झुकी 2 समतल सतह से घिरी बंद आकृति को प्रिज्म कहते हैं। देखिए प्रिज्म में मेन जो है 5 को सतह होता है। एक ये वाला सतह हो गया, एक ये वाला सतह हो गया दूसरा, और तीसरा ये वाला नीचे रखने वाला आधार हुआ। ये वाला क्या हो गया, हम लोग का आधार हुआ, रखने वाला आधार हुआ। और एक ये वाला सतह होता है, एक ये वाला। देखिए 1 ये 2 ये वाला, एक साइड वाला 3, और ये वाला एक साइड 4, और इसको हम अब 5 मान लेते हैं। देखिए ये 5 को हो गया हमारा साइड। देखिए जो प्रिज्म का ये वाला दोनों सतह होता है, इस सतह से प्रकाश को भेजा जाता है, इसलिए इसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म के जिस सतह से प्रकाश को भेजा जाता है उसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ की संख्या 2, इधर एक इधर। अब हम बात करते हैं प्रिज्म के कार्य के बारे में। देखिए जो प्रिज्म होता है श्वेत रंग का, यानी कि सूर्य के प्रकाश के रंगों को विभक्त करने का काम करता है। मतलब जो सूर्य में 7 गो रंग होते हैं, उस 7 रंगों को विभक्त करने वाला उपकरण का क्या नाम है,
प्रिज्म नाम है। देखिए अब हम इसके प्रैक्टिकल रूप को देखने का प्रयास करते हैं कि प्रिज्म जो है कैसे 7 रंगों में विभक्त कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि प्रिज्म जो है 7 रंगों को कैसे विभक्त कर रही है। जब तरफ से प्रकाश बाहर जा रहा है तो 7 रंगों में विभक्त करने का काम कर रही है। जैसे ये प्रिज्म से प्रकाश निकल रही है 7 रंगों में विभक्त हो जा रही है। अब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है वो लाल होता है और सबसे नीचे वाला जो रंग होता है वो बैगनी होता है। उन सभी 7 रंग को आप पूरी तरह से डिटेल्स नहीं जान पा रहे होंगे, इसलिए हम उसका डिटेल्स यहाँ पर आप देखिएगा हम लिख चुके हैं। ठीक है, 7 रंग जो होता है बैजानी और पिनाला, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और इंग्लिश में इसको बी ग्योर कहते हैं। देखिए बैज होता है बैगनी यानी कि वायोलेट, जा से जामुनी यानी कि इंडिगो, नी से नीला यानी कि ब्लू, ह से हरा यानी कि ग्रीन, पी से पीला यानी कि येलो, ना से नारंगी यानी कि ऑरेंज, ला से लाल यानी कि रेड। अब देखिए बात किया जाता है इससे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रिज्म में जो 7 गो रंग होता है वो 7 रंग किस रंग से मिलकर बना होता है? तो श्वेत रंगों से बना होता है। सबसे अधिक तरंगधारी किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगधारी किस रंग का होता है? वो बैगनी रंग का होता है। सबसे तेज चाल से कौन सा रंग चलती है? तो लाल रंग चलती है। सबसे कम चाल से कौन चलती है? बैगनी रंग से चलती है। ठीक, प्रिज्म में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? वहां पर ऊपर दिखाए थे इधर प्रिज्म में, तो सबसे ऊपर जो है लाल रंग होता है। सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष से ही सब रिलेट होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? लाल, सबसे नीचे बैगनी। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष में एकदम बीचों बीच वाला रंग कौन होता है, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? पता ही नहीं, याद ही नहीं, लेकिन इसी ट्रिक से पता चल जाएगा। देखिए ऊपर वाला 3 गो हो जाएगा और नीचे वाला 3 गो हो जाएगा। बीच में कौन बच रहा है? हरा बच रहा है, तो ये जो है हरा रंग बीच में हो जाएगा। कभी पूछा जाएगा प्रिज्म माने सूर्य का प्रकाश जब निकलता है प्रिज्म बनता है, माने इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष में कुल रंग की संख्या कितना होता है? 7 गो, और बीच वाला रंग की संख्या रंग का होता है? हरा रंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रिज्म के बारे में भी पूरी तरह से जान चुके होंगे प्रैक्टिकल रूप से। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो लेने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पूरी तरह से दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।